हेलो दोस्तों। हाँ, हमने लास्ट वीडियो में जो 1.2 की थी उसके हमने कितने सवाल किए थे, उसके हमने दोनों सवाल कंप्लीट कर लिए थे। एक तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना और अभाज्य गुणनखंड के रूप में एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करके दोनों को बराबर किया था कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम। अब हम आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो आगे के क्वेश्चन जैसे तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या दे रखी है 12, 15, 21, 12, 15, 21, 12, 15, 21 इनका एलसीएम और एचसीएफ अपन को ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, बहुत इजी है। तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले 12 का निकालो। 12 का अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे ही 15 का निकालेंगे अपन। देखो छोटी संख्या का अपन निकाल लेंगे, वैसे भाग दे के नहीं करेंगे अपन, वैसे कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं हो रहा आपसे तो आप भाग दे के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 5 और 21 को 3 गुणा 7। अब यदि अगर अपन एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालो पहले। एलसीएफ निकाल दे दो कि तीनों में कॉमन कौन सा है, जो कॉमन है वही आएगा। तो देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये तो हो गए कॉमन 3। और यदि अगर अपन एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अधिकतम घात देखो इसमें कोई सी भी कॉमन फैक्टर की अधिकतम घात नहीं है, यानी कि इसमें 3 3 है कॉमन, तो 3 है अकेला। तो अपन इसको वैसे लिख देंगे कि एक ही है। तो देखो 2 की पावर 2 गुणा 2 लिख दो, गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अपन ने यूँ क्यों लिख दिया, क्योंकि इसमें अधिकतम घात है नहीं है। तो अपन का एलसीएम में अपना क्या हो गया, इनको गुणा कर लो। 2 दूनी, देखो इसमें 2 गुणा 2 आ गया, सभी आ गए, इसमें 3, फिर इसमें 5 और इसमें 7। तो देखो क्या आ गया, 4 4 4 3 12, 12 पंजू 60 और 60 गुणा 7 में 420, 420 इसका एलसीएम आ गया। देखो 2 दूनी 4 4 3 12, 12 पंजू 60 और 60 गुणा 7 करेंगे, 7 6 420। तो इसका ये तो एचसीएफ है, ये एलसीएम है। इसी प्रकार अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखो कि इसमें क्या कहता है कि 17, 23 और 29, इसका भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखो 17 को अपन लिख सकते हैं 17 गुणा 1, 23 को लिख सकते हैं 23 गुणा 1 और 29 को लिख सकते हैं 29 गुणा 1। अब इसका यदि अगर अपन एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इसका आएगा 1, क्योंकि तीनों में 1 1 1 कॉमन है। और एलसीएम यदि अगर अपन निकालेंगे तो 17 गुणा 23 गुणा 29 सबको लिख दिया अपन ने। अब इनको गुणा कर लो और लिख दो। देखो 17 गुणा 23 को यदि अगर अपन गुणा करेंगे दोनों को तो आएगा 391 गुणा 29, और इसको भी अगर अपन गुणा करेंगे तो आएगा 11,339, 11,339। आप करके देखना यही आएगा। तो ये अपना एलसीएम हो गया। इसी प्रकार यदि अगर अपन देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 8, 9 और 25, इसका भी अपन को एलसीएम और एचसीएफ दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे, 8 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 9 को अपन लिखेंगे 3 गुणा 3 और 25 को लिखेंगे 5 गुणा 5। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे अपन। तो देखो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। तो इसका एचसीएफ, लेकिन इनमें 1 1 तो कॉमन है ये, तो 1 इसका आ गया एचसीएफ। और एलसीएम यदि अगर अपन निकालेंगे तो देखो इसमें अधिकतम घात वाला देखते हैं। अब इनमें तीनों में कॉमन कोई भी नहीं है, तो देखो ये तो सारे पद आ जाएंगे इसमें कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, यानी कि 8 गुणा 9 गुणा 25, यानी कि 9 8 72 गुणा 25। अब इसको कर लो आप इन दोनों गुणा करोगे तो 25 दूना 50, 5 आ जाएगा। और 25 सत्ते कितने हो गए, 175, 175 और 180, 1800 इसमें अपने पास आ जाएगा। और कोई कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो आप दोबारा देख लेना, करके देखें, कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाए तो, ठीक है, मल्टीप्लाई में।
वैसे तो मैंने कर लिया, लेकिन आप और देख लें। अब देखो तीनों सवाल हो गए। अब चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथे सवाल के बारे में अपन देखेंगे। ये तो अपना एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फोर्थ ये कह रहा है कि एचसीएफ दे रखा है हमारे पास। एचसीएफ क्या दे रखा है कि 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है 9, यानी कि इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड से जो कॉमन फैक्टर आया था दोनों में वो 9 है, या ऐसी संख्याएं आई थी जिनका गुणनफल 9 है। ठीक है। और एलसीएम अपने पास दे रखा है, एलसीएम कैलकुलेट करना है, सॉरी इनका एलसीएम इसका अपन को कैलकुलेट करना है। तो देखो हमारे पास चीज़ होती है, जैसे अपन ने क्वेश्चन में करी कि दो संख्याओं का गुणनफल गुणा एलसीएम गुणा एचसीएफ। इसी प्रकार वही अपन चीज़ इसमें अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो अपन लिखेंगे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है। अब पहली संख्या अपने पास कौन सी है, इसको 306, ये 657 बराबर एलसीएम अपने पास कैलकुलेट करना है अपन को, और एचसीएफ अपने पास 9 दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे, इसको पक्षांतरण करके इसको नीचे ले जाएंगे। एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बटे 9। अब इसको काट लो कि 9 तिये 27, 9 चौक 36, यानी कि 657 गुणा 34। अब 657 गुणा 34 अपन करके देख लो आप। 657 गुणा 34 करने से जो भी आएगा वो अपने पास क्या होगा, इसका आंसर होगा 657 गुणा 34। अपन करके देखते हैं। तो चलो करो, क्या आएगा, जो आएगा जो देखेंगे। करो साहब इनका। तो देखो अपन करोगे तो अपने पास आ जाएगा, आप करके देखना, 22,338 आ जाएगा। इसमें आ जाएगा अपना एलसीएम इसमें ये कैलकुलेट हो जाएगा। आप करके देख लें हो जाए। तो इस प्रकार दो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये कंसेप्ट अपने को लगाना है इसमें। तो पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या दे रखी है, बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एचसीएफ का अपन ने भाग दिया, एलसीएम निकल गया। ठीक है साहब। तो ये अपने पास आ गया क्वेश्चन। अब अपन आगे का क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन है क्या रहा है, पांचवें क्वेश्चन में क्या है। पांचवें क्वेश्चन में अपन को समझने की दिक्कत है, इसको अपन को थोड़ा सा समझेंगे अपन पांचवें क्वेश्चन में कि फिफ्थ क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो इसमें क्या होता है, आप सब जानते हो, सबने मैथ पढ़ी है, सबने कर रखा है। इसमें होता क्या है बेसिकली, देखो क्वेश्चन 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन 5 क्या कहता है, इसको देखो आप। तो इसमें बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि 6 की पावर n संख्या है, तो n के कोई मान के लिए कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको जांच करना पड़ेगा। यानी कि कोई संख्या है 6 की पावर n, ये 0 पे समाप्त होगी नहीं होगी। ये 6 की पावर n है, इसका जो अंतिम अंक आएगा वो 0 आएगा या नहीं आएगा, ये अपन को देखना है। तो देखो अपन ये देखते हैं, साधारण सी बात मैं बताता हूँ कि सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि 0 कब आता है, जब अपने पास उसमें या तो 5 हो या 2 हो। जैसे यदि अगर अपन देखेंगे कि कोई भी संख्या हो, जैसे 5 गुणा 2 होगी, तो जब 10 आएगा यानी कि संख्या 0 आएगी, इकाई का अंक 0 तब आएगा। ऐसे यदि अगर अपन 15 कर लें तो 15 देखो 3 गुणा 5 गुणा 2 तो भी 10 या 30 तो भी 30 है। यानी कि किसी भी संख्या के जो अपन गुणनखंड करेंगे उसमें 5 और 2
का होना ज़रूरी है, यानी कि 5 और 2 होंगे। तो अपने पास एक इसको अपन सवाल को देखेंगे तो देखो इसको अपन लिखेंगे कि 6 की पावर n इज इक्वल टू होता है 2 गुणा 3 की पावर n। ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपन 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। अब यदि 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n अपन ने इसको लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। तो देख, चूँकि हम जानते हैं कि संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए संख्या में या संख्या के गुणनखंड में 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n का होना ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई संख्या है तो उसके फैक्टर में 2 और 3 का गुणनफल होना चाहिए या 2 की पावर m के रूप में गुणा 5 की पावर m, यानी कि 2m और n कोई भी संख्या कैसी है, प्राकृत संख्या है, कि इनका होना ज़रूरी है साहब, m और n होना चाहिए। ये कौन सी है, ऋणोत्तर पूर्णांक होती है। प्राकृत संख्या बोल दो ऋणोत्तर पूर्णांक, यानी कि धनात्मक इंटीजर्स होने चाहिए m और n। या m और n क्या है, m और n बराबर धनात्मक पूर्णांक। यानी कि अगर अपन किसी भी संख्या का गुणनखंड करें तो उसमें यदि 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n आता है तो वो संख्या 0 पर समाप्त होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, अब 6 की पावर n है, इसको अगर अपन ने खोला है तो देखो 6 की पावर n में अपने पास ये आया 2 गुणा 3 की पावर n, यानी कि अगर अपन ने खोला तो 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। अब इसमें 2 की पावर n तो है लेकिन इसमें 5 की पावर m नहीं है, यानी कि 5 की कोई भी घात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, देखो इसमें लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 की पावर n है परंतु 0 पर समाप्ति के लिए 5 की पावर m का होना ज़रूरी है, जो इसमें नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो समझे आप कि 6 की पावर n यदि अगर अपन इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 3 ही आएगा। अगर इसमें 2 गुणा 3 गुणा 5 आता, 2 गुणा 3 गुणा 5 आता तो अपन लिख सकते थे। जैसे कि मैं और एग्जांपल बता, जैसे अपने मान लो 3 ही है, 30 है, अब 30 की पावर n होती तो अपन इसको लिख सकते थे 3 गुणा 5 गुणा 2 की पावर n। तो अपन लिखते 3 की पावर n गुणा 5 की पावर n गुणा 2 की पावर। अब यार 2 की पावर n और 5 की पावर n आ रहा है इसमें, तो अपन कह सकते थे कि यह संख्या है 30 की पावर n के मान के लिए 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन समझने का है, ये इसमें डिटेल्स ही है। तो ये ध्यान रखो, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके लिए उसमें 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n का होना ज़रूरी है, जहाँ m और n क्या है, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या की तरह कुछ भी हो सकते हैं, तो वो होना चाहिए। यदि किसी संख्या में इनमें से कोई एक आ रहा है तो वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, दोनों ही होना चाहिए, यानी कि 2 और 5 का गुणनफल होना चाहिए। या तो 2 और 5 सिंगल आए या घातों के रूप में आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 और 5 का होना ज़रूरी है। 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n है उसके गुणनखंड में, तो वो संख्या 0 पे समाप्त होगी, वरना वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन 6 ये कह रहा है कि जांच कीजिए, वो व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, एक तो अपने को ये संख्या होगी और एक हो गई कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं ये? भाज्य संख्या क्यों है? तो देखो अपन ने भाज्य संख्या के बारे में देखा है कि भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है, कौन संख्या होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। यानी कि अभाज्य संख्या में तो 2 ही गुणनखंड होंगे, या तो वो संख्या स्वयं होगी और 1 होगा। लेकिन भाज्य संख्याओं में क्या है, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड अपन को प्राप्त होंगे। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होंगे। जैसे अपन ने कोई सी संख्या देख लो आप, जैसे मान लो 6 देख लिया, तो 6 के देखो 1 हो गया, गुणा 3 होगा, गुणा 2 होगा। ऐसे यदि अगर अपन ने 10 देख लिया तो 1 होएगा, 2 होगा, 5 होगा और खुद 10 होगा, इसमें भी 6 होएगी। तो इसमें 2 से अधिक गुणनखंड आने चाहिए, तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। और इनको अपन क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में भी लिख सकते हैं। ये भी होती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो अपन देखेंगे, तो ये पहली संख्या ये है, तो इसमें देखो अपन ने 13 कॉमन ले लिया कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 1। अब देखो ये जो संख्या है, इस संख्या को अपन लिख रहे हैं, तो इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं। इसको भाज्य संख्या यही कहती है कि ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या होती है। तो इसमें देखो 13 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है कि नहीं, 7 11 13 है। ठीक है, वो तो इसको अपन जोड़ लेंगे तो आ जाएगा ये संख्या। तो ये संख्याएँ भाज्य संख्या इसलिए है। ठीक है, इसी प्रकार यदि इसमें देखेंगे तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें 5 कॉमन ले लो। देखो 5 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1। तो ये संख्या भी भाज्य संख्या है। क्योंकि भाज्य संख्या क्यों है, अब अपन इसमें ये लिख सकते हैं इन दोनों का कि क्योंकि इनके 2 से अधिक, क्योंकि इनके 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः ये संख्याएं भाज्य हैं। ठीक है, इनके 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए ये संख्या है भाज्य संख्याएं। आप इनको और सिंपल तरीके में भी लिख सकते हो कि 13 गुणा, इनको अपन गुणा करके लिख देंगे और 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, कि इनको अपन गुणा करके और जोड़ देंगे तो भी अपने पास काम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी लिख दिया इतना भी, क्योंकि अपन से गुणनखंड नहीं पूछ रहा वो, इसलिए अपन इसको लिख नहीं रहे। और आपका मन है लिखने का तो आप ये भी लिख सकते हो, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ये संख्या दे रखी है और इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है मेरी बात, लेकिन यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं। अब लास्ट सवाल है, इसका लास्ट सवाल क्या कहता है ये देखो। ठीक है, आगे गुणनफल के रूप में भी आप लिख सकते हो, मैंने बोला है। और नहीं लिखो तो भी अपन परिभाषा लिख दो, ऐसे करके ये लिख दिया अपन ने, या इसको गुणनफल के रूप में लिखोगे तो आप फिर को दोबारा आपको फैक्टर के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो अपन ऐसे लिख देंगे। तो इसमें ये लिख, क्योंकि इनके 2 से अधिक गुणनखंड है अतः भाज्य संख्याएँ हैं। क्योंकि भाज्य संख्या वे संख्याएँ होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड अपने पास होते हैं। अब लास्ट सवाल अपने पास है इस प्रश्नावली का, वो क्या कहता है देखो, इसको पढ़ो। देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में। तो कितने समय बाद वे पुनः स्थान पर मिलेंगे, यानी कि वे कितने समय के बाद मिलेंगे। यानी कि एक वृत्ताकार पथ है, उस वृत्ताकार पथ पर एक मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, यानी कि सोनिया यहाँ से चलती है और यहाँ जाके वापस यहाँ आ जाती है, तो उसको 18 मिनट लगेंगे। और वो इसी स्थान से
उसी दिशा में चल रहा है कौन, दूसरा कौन है, एक तो होगी सोनिया और दूसरा रवि। रवि भी इधर से चल रहा है उसी स्थान से, तो उसको क्या कर रहा है यहाँ पे ये चक्कर लगाने में वो 12 मिनट ले रहा है। अब ये पूछ रहा है कि दोनों पुनः एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर दिया उन्होंने, अब दोनों कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर आएंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक कितने समय बाद वो एक साथ मिलेंगे। तो अपन इसमें क्या होगा कि 12 और 18 का अपन इसमें क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि इसमें देखो क्या आएगा अपने पास 12 और 18 आएगा इसमें। अब 12 और 18 आएगा तो इन दोनों का भी दोनों एक स्थान पर कम मिलेंगे, तो अपन इसमें क्या लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसमें अपन। ठीक है, तो इसमें अपन क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकाल के जो भी आएगा वो क्या है, इस संख्या का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, तो वो इतने समय बाद मिलेंगे। तो अपन देखें तो देखो 18 और 12 का अपन को एलसीएम निकालना है। तो देखो एक संख्या होगी 18 व 12 का एलसीएम निकालो। तो देखो 18 का अपन कैसे लिखते हैं, 18 को 3 × 3 × 2 और 12 को लिख सकते हैं अपन 2 × 2 × 3। अब इसमें देखो एलसीएम के लिए क्या होगा कि अधिकतम घात वाला लेते हैं अपन। तो इसमें अधिकतम घात देखो 3 × 3 × 3 है, 2 × 2 × 2 है, तो यहाँ तो हो गया एलसीएम बराबर 3 की पावर 2 और यहाँ 2 की पावर 2, यानी कि ये तो हो गया 9 और ये हो गया 4, तो 9 चौक 36, तो 36 मिनट अतः क्या है 36 मिनट बाद वो उन्हें प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः 36 मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रकार हमने इस 1.2 के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब आगे अपन क्या करेंगे, इसका अगला जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।